हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, खोलते ही स्कोर बता रहा है एक बच्चा कि बोले धवन आउट हो चुका है। अच्छा, मतलब मैच का स्कोर चल रहा है तुम्हारा साथ साथ। बोले धवन आउट हो चुका है, बहुत बढ़िया है। कैमरा नीचे है आज, ऊपर करूं? लो भाई, कैमरा ऊपर कर देता हूँ। ऊपर का देखना चाहते हो, ऊपर कर देता हूँ। और नहीं, बहुत ऊपर हो गए थे यार। ये लो, ये लो। ठीक है। बोल रहा है, अरे सर कौन सा मैच चल रहा है दुनिया में? कुछ नहीं चल रहा बेटा, पढ़ भाई, पढ़। पढ़ ले भाई। हाँ भाई। तो भाई कल रेडिएशन चल रहा था अपना। रेडिएशन में किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, लॉ ऑफ रेडिएशन में प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज पढ़ा दिया था मैंने, और किरचॉफ लॉ में पढ़ा रहा था। ठीक है। तो किरचॉफ लॉ में कल कितने बजे क्लास? कल 11:15 बजे, 11:15, सुबह सुबह ले लेंगे साहब। सुबह सुबह ले लेंगे, कल खत्म कर देंगे अपना। चलो आज भी अपन समय खराब नहीं करें। तो किरचॉफ लॉ में बताया था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव पावर, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, और ये होता है इक्वल टू आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है। अब ये स्टीफन लॉ से मैं बताऊंगा आगे, ये होता है सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे सीधे रिजल्ट क्या मिलता है। जो गुड एब्जॉर्वर होंगे वो गुड इमीटर होंगे, जो बैड एब्जॉर्वर होंगे वो बैड इमीटर होंगे। ठीक है। जो ज्यादा ज्यादा इमिट कर रहा है डेफिनेटली उसने ज्यादा एब्जॉर्व किया होगा, जो कम इमिट कर रहा है उसने कम एब्जॉर्व किया होगा। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको कि सफेद प्लेट पर काला धब्बा लगा के गर्म करें, अंधेरे कमरे में ले आके देखें तो काला धब्बा ज्यादा चमकता हुआ नजर नजर आएगा। ठीक है। मैंने बताया था ये अलग अलग, ये रेड शाइनी मेटल है, ग्रे मेटल है, डल रफ ब्लैक है। तो सबसे ज्यादा ब्राइट जो नजर आएगा गर्म करने के बाद वो तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, है ना। ऐसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी बताई थी आपको, रेडिएशन की थ्योरी भी बताई थी आपको, मिस्टर इंडिया वाला केस ही बताया था आपको, है ना। यहाँ तक की बातें अपन ने कर ली थी, यहाँ तक की कल बातें अपन ने कर ली थी। अब इसका एक एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, ये किरचॉफ लॉ से फ्रॉनहोफर लाइंस, इनका एक्सप्लेनेशन बताना बाकी था। ठीक है। अब ये सुन लो साहब, पहले तो ये फ्रॉनहोफर लाइंस होती क्या है? फ्रॉनहोफर लाइंस होती क्या है? देखो साहब, सन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, सन का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम समझते हो ना? ठीक है, स्पेक्ट्रम समझते हो, फोटोग्राफी प्लेट लगा करके क्या करते हैं, वेवलेंथ, रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, कलर के सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम बनाना। क्या करते हैं भाई, तुम्हें पता है सन से जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट होते हैं। सन से सारे रेडिएशन इमिट होते हैं, सब तरफ के, चारों तरफ जाते हैं सब। अब क्या है, अर्थ पर फोटोग्राफी प्लेट लगा दो। ठीक है। अब आप देखेंगे जब अर्थ पर फोटोग्राफी प्लेट लगाते हैं ना, तो उसमें से जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन नहीं मिल पाते, है ना। मैं यहाँ लगा के देखूं तो जीरो से इनफाइनाइट रेंज का सारा रेडिएशन नहीं मिलेगा, बीच बीच में कुछ एब्सेंट मिलेगा। वो जो एब्सेंस है ना, उनकी जगह मिलती है डार्क लाइंस। उन डार्क लाइंस को बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। ये देखो, ये बीच बीच में डार्क लाइंस मिलती हैं, है ना। भाई भाई सीधी सी बात है, रेडिएशन फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट करते हैं। तो जो प्रेजेंस होगा वो ब्राइट होगा, और जो एब्सेंस होगा वो डार्क होगा। तो ये डार्क लाइंस जो है ना, इन डार्क लाइंस को बोलते हैं साहब फ्रॉनहोफर लाइंस। ये कहलाती हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। ठीक है, ये फ्रॉनहोफर लाइंस, ये जो काली काली लाइनें दिख रही है ना बीच बीच में, जीरो से इनफाइनाइट के बीच बीच में कुछ कुछ एब्सेंट हो गए, कुछ कुछ एब्सेंट हो गए। ठीक है। तो अभी इन इन डार्क लाइंस का कारण क्या है? कारण क्या है, पहले कारण समझो। इन डार्क लाइंस का कारण क्या होता है, सन के दो पार्ट होते हैं। इनर पार्ट होता है फोटोस्फीयर, और आउटर पार्ट होता है क्रोमोस्फीयर। इनर पार्ट से क्या होते हैं, जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सब रेडिएशन निकलते हैं, सब निकलते हैं, लेकिन बीच में कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर क्या करता है, कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब फोटोस्फीयर क्या करता है, ये इनर पार्ट जो पीएस लिख रहा हूँ, ये पीएस का मतलब फोटोस्फीयर, है ना, ये फोटोस्फीयर, ये जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सब इमिट करेगा। आउटर पार्ट जो है ना क्रोमोस्फीयर, ये कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, वो अर्थ पर नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी जगह काली लाइंस मिलेंगी। तो उन काली लाइंस को बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। तो पहला क्वेश्चन सुन लो, फ्रॉनहोफर लाइंस बनने का रीजन क्या? फ्रॉनहोफर लाइंस बनने का रीजन एब्जॉर्शन। ठीक है, रेडिएशन का एब्जॉर्शन। मतलब ये पूछते हैं कि फ्रॉनहोफर लाइन कौन से स्पेक्ट्रम को बताता है, इमिशन स्पेक्ट्रम को कि एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम को? तो फ्रॉनहोफर लाइंस
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? एब्सेंस को बता रहा है, डार्कनेस को बता रहा है साहब। ठीक है, चलो अब किरचॉफ कहाँ आया इसमें? किरचॉफ अब आएगा, किरचॉफ अब आएगा। किरचॉफ साहब क्या होता है? ये सोलर इक्लिप्स के समय, तुमको पता है सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। सोलर इक्लिप्स के समय सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा। ये क्या करेगा? ये वो क्रोमोस्फीयर से डायरेक्ट आने वाले रेडिएशन को रोकेगा। क्रोमोस्फीयर से डायरेक्ट आने वाले रेडिएशन को रोकेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में फ्राउनहोफर लाइंस पहले की कंपैरिजन में थोड़ी सी ब्राइट अपीयर होंगी, और वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी ब्राइट अपीयर होंगी। इसको एक्सप्लेन कर रहा है किरचॉफ लॉ। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है किरचॉफ लॉ? इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? भाई बॉडी वही इमिट करती है जो वो एब्जॉर्व करती है। तुम्हें पता है कि फोटोस्फीयर वाले रेडिएशन रुक गए, है ना, लेकिन क्रोमोस्फीयर वाले तो आ रहे हैं। और क्रोमोस्फीयर से कौन से आएंगे? जो वो एब्जॉर्व करता था। और तुम्हें पता है जो एब्जॉर्व करता था अगर वो आएंगे तो ये लाइंस पहले के कंपैरिजन में कैसी अपीयर होंगी? ये लाइन पहले के कंपैरिजन में ब्राइट अपीयर होंगी। तो भैया सोलर इक्लिप्स के समय फ्राउनहोफर लाइंस पहले के कंपैरिजन में ब्राइट अपीयर होती है। इसको कौन एक्सप्लेन करता है? किरचॉफ लॉ। 3 क्वेश्चन है भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, तीनों क्वेश्चन सुन लो। पहला क्वेश्चन, फ्राउनहोफर लाइंस क्या होती है? पहला क्वेश्चन, फ्राउनहोफर लाइंस क्या होती है? बता दूं, सन के रेडिएशन का जब अर्थ पे स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में बीच बीच में कुछ कुछ वेवलेंथ एब्सेंट मिलती है। वो जो वेवलेंथ एब्सेंट मिलती है ना, उनकी वजह से जो डार्क लाइंस मिलती है, उन डार्क लाइंस को बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन से स्पेक्ट्रम को शो करता है? फ्राउनहोफर लाइंस कौन से स्पेक्ट्रम को शो करता है? तो भैया फ्राउनहोफर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है। फ्राउनहोफर लाइन शो करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तीसरा क्वेश्चन कि भैया सोलर इक्लिप्स के समय ये पहले के कंपैरिजन में ब्राइट नजर आती हैं, तो इसको किससे समझाते हैं? इसको समझाते हैं साहब किरचॉफ लॉ से। ये फ्राउनहोफर लाइंस है ना, सोलर इक्लिप्स कंडीशन में पहले के कंपैरिजन में ब्राइट नजर आएंगी, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने तीनों बता दिया आपको। तो भैया ये किरचॉफ लॉ खत्म हो गया। अब आप बात आगे बढ़े, लॉ ऑफ रेडिएशन में नेक्स्ट आता है साहब स्टीफन स्टीफन लॉ। देखो साहब, प्रिवोस्ट ने क्या कहा था? सुनना, कल प्रिवोस्ट की थ्योरी बताई थी मैंने कि भैया बॉडी इमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है ना। प्रिवोस्ट ने ये बताया कि इमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। कब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, कब ज्यादा इमिट करेगी, ये भी बताया उसने बेचारे ने। कितना करेगी, कितना, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताया उसने। वो सब कुछ एक ही साइंटिस्ट बता देगा तो बाकी साइंटिस्ट क्या करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लॉ आता है स्टीफन लॉ। स्टीफन ने बताया कितना करती है साहब। तो आ जाओ साहब, नेक्स्ट स्टीफन लॉ। स्टीफन ने आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में बात करा। स्टीफन ने बोला आइडियल ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर का मतलब समझते हो ना? इमिसिव पावर का मतलब रेडिएटेड एनर्जी, है ना, रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कल बताया था मैंने, डेफिनेशन बताई थी इमिसिव पावर। ये इमिसिव पावर, ठीक है, रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्या होगा साहब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होगा। ऐसा साहब इन्होंने बताया, स्टीफन ने ऐसा बताया। ठीक है, मतलब इमिशन के बारे में बता रहा है स्टीफन कि भैया आइडियल ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है वो इसकी टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है सिग्मा, है ना। ये सिग्मा होता है साहब स्टीफन कांस्टेंट। ये सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट, है ना। इसका वैल्यू 5678। ढंग से देखना, ढंग से देखना। 5678, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट देख रहे हो, है ना। यूनिट बनाएंगे तो ये इमिसिव पावर अपॉन टी की पावर 4। इमिसिव पावर और कुछ नहीं है, इमिसिव पावर इंटेंसिटी तो होता है। ये होता है इमिटेड रेडिएशन का इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उनका इंटेंसिटी ऐसा। तो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो, इसका यूनिट अगर बनाए तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर केल्विन की पावर 4। तो आप देख सकते हो ऐसा ही यूनिट है इसकी, 5.67 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। समझ रहे हो भाई? ठीक है, मतलब डायरेक्ट याद रखना है अपने स्टीफन की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये सब याद होने चाहिए अपने को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बात करूँ, ये तो क्या बताया साहब? स्टीफन साहब ने बताया कि इमिट करती है। ये किसकी बात करी? अच्छा, इससे कुछ रिजल्ट और निकालू मैं? ये तो खाली मैंने इमिसिव पावर बताया, है ना, वो भी किसका? आइडियल ब्लैक बॉडी का। अब ये क्या होता है? इमिटिव पावर पूछते हैं, रेडिएटेड पावर पूछते हैं, रेडिएटेड एनर्जी पूछते हैं। तो एक एक करके तीनों चीजें निकालते हैं अपन। तो पहली चीज आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए मैंने बताया इमिसिव पावर। ठीक है, ये इमिसिव पावर, ये इमिसिव पावर को सिंबल दे रहा हूं कैपिटल ई। ठीक है, IVV, ये आया सिग्मा टी की पावर 4। नेक्स्ट पूछते हैं रेडिएटेड पावर।
ठीक है, रेडिएटेड पावर। अब रेडिएटेड पावर क्या होगा? ये रेडिएटेड पावर आइडियल ब्लैक बॉडी का निकालें, ये होगा रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम। रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आप खुद ही देख रहे हो ये क्या था? ये था रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या करोगे? अब इसके लिए एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आइडियल ब्लैक बॉडी का इमेसिव पावर इनटू एरिया, है ना। रिजल्ट क्या बनेगा साहब? रिजल्ट बनेगा सिग्मा टी की पावर 4 इनटू एरिया। ध्यान रखना ये एरिया सरफेस एरिया होगा, है ना। रेडिएशन हमेशा बॉडी की सरफेस से निकलते हैं। ध्यान रखना, रेडिएशन हमेशा निकलते हैं बॉडी की सरफेस से। तो ये जो ले रहे हैं ना, ये ए क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं सरफेस एरिया। ए सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब ये क्रॉस सेक्शन से नहीं निकलते, जैसे कंडक्शन में अपन क्रॉस सेक्शन एरिया लेते थे, यहाँ लेंगे सरफेस एरिया। नेक्स्ट बोलता है रेडिएटेड एनर्जी। नेक्स्ट बोलेगा रेडिएटेड एनर्जी। अब रेडिएटेड एनर्जी क्या होगी साहब? ये होगी साहब रेडिएटेड पावर इनटू सीधे सीधे कितना बोलेंगे? टाइम बोलेंगे, है ना। ये रेडिएटेड रेडिएटेड पावर इनटू टाइम, या क्या बोलेंगे? इमेसिव पावर इनटू एरिया इनटू टाइम, है ना। इनटू एरिया इनटू टाइम। तो साहब आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए आंसर निकाल लो। आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी का जो आंसर आएगा, ये आएगा सिग्मा टी की पावर 4 इनटू एरिया इनटू टाइम। तो स्टेटमेंट देख लो क्या क्या चीजें मैंने निकालना बताया आपको। रेडिएटेड एनर्जी, है ना, रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड पावर, ठीक है, और साथ में इमेसिव पावर, इमेसिव पावर, ठीक है। ये हमने आंसर निकाला आइडियल ब्लैक बॉडी का, ठीक है। अब हमें तो जनरल बॉडी से मतलब है ना यार, आम आदमी से मतलब है भाई। दुनिया में तो अपने को आम आदमी से मतलब है। ये तो खास आदमी की बात कर रहे हैं, ये तो आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। हमें मतलब है जनरल बॉडी से। अब जनरल बॉडी के लिए आंसर निकालें सर, तो मैंने जनरल बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी का रिलेशन बताया था। याद करो, इमिसिविटी क्या होता था? ये इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। याद आ रहा है? कल ही बताया था मैंने। तो यहां से इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी बराबर क्या होगा? स्मॉल ई टाइम्स ऑफ इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। तो लो भैया, जनरल बॉडी के लिए फॉर्मूला बना लें, है ना। जनरल बॉडी के लिए फॉर्मूला बना दो। जनरल बॉडी के लिए इमेसिव पावर, सबसे पहले इमेसिव पावर। तो इमेसिव पावर कुछ नहीं करना, आइडियल ब्लैक बॉडी का जो आंसर आया उसको स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये स्मॉल ई इंटू आई बी बी, और आई बी बी कितना आया था? सिग्मा टी की पावर 4। ये स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 जनरल बॉडी का इमेसिव पावर आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूं साहब रेडिएटेड पावर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ साहब रेडिएटेड पावर। अब रेडिएटेड पावर बोले तो जनरल बॉडी के लिए भैया जो पहले आंसर आया ना, उसको स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू टाइम, है ना, सॉरी इंटू एरिया, इंटू एरिया, ठीक है। ये इंटू एरिया कर दो सब। जो पहले आंसर आए ना आइडियल ब्लैक बॉडी के, उन्हीं आंसर को आप स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बोलता है साहब रेडिएटेड एनर्जी, ये बोलता है रेडिएटेड एनर्जी। लो साहब एनर्जी बता दें जनरल बॉडी के लिए। जनरल बॉडी कितना इमिट करेगी? ये इमिट करेगी स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया इंटू टाइम, है ना। ये साहब जनरल बॉडी के आंसर आ गए। जनरल बॉडी का रेडिएटेड पावर, इमिसिव पावर और रेडिएटेड एनर्जी। ऐसे ही यहाँ पर आइडियल ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, रेडिएटेड एनर्जी। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? ठीक है। अब काम की बात सुनना साहब, ये जो है ना स्टीफन साहब, ये क्या इनकम टैक्स के चक्कर में आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रिवोस की थ्योरी तो मानी कि बॉडी इमिट करती है, ये तो दिखाया नहीं कि एब्जॉर्ब करती है। प्रिवोस ने ये कहा था कि बॉडी इमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। आप खर्च करते हैं तो जेब में भी आता है ना। रेडिएशन इमिट कर रहे हो तो एब्जॉर्ब भी तो कर रहे हो ना। तो ये जो दिखा रहे हो ये नेट इमिटेड क्वांटिटी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। ये तो खाली इमिटेड इमिटेड दिखा रहे हो, खर्चा खर्चा दिखा रहे हो। वो आपकी कमाई है वो तो दिखाई नहीं आपने। तो आप तो इनकम टैक्स के चक्कर में आ गए, है ना। आधी चीज शो कर रहे हो, आधी चीज शो ही नहीं कर रहे हो। तो भैया हमें शो करना पड़ेगा कि बॉडी ने कितना इमिट किया, समझ रहे हो, और कितना एब्जॉर्ब किया है। देखो ये बॉडी का टेम्परेचर टी, सराउंडिंग का टी नॉट। तो बॉडी इमिट भी करेगी तो एब्जॉर्ब भी करेगी ना। तो नेट इमिटेड क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट इमिटेड क्वांटिटी के लिए एब्जॉर्ब क्वांटिटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब इमिटेड क्वांटिटी, मैं आपसे बोलूं इमिटेड क्वांटिटी, है ना, इमिटेड क्वांटिटी। अगर मैं इमिटेड क्वांटिटी आपसे बोलूं तो आप यही बोलोगे साहब आइडियल ब्लैक बॉडी का इमिटेड क्वांटिटी ये होगा सिग्मा टी की पावर 4। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एब्जॉर्ब क्वांटिटी, तो एब्जॉर्ब क्वांटिटी कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है? ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, है ना। तो सराउंडिंग कितना इमिट करेगा? सराउंडिंग इमिट करेगा सिग्मा टी नॉट की पावर 4। तो आइडियल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगी? ये आइडियल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगी? ठीक है, ये एब्जॉर्ब क्वांटिटी बोलेंगे सिग्मा टी नॉट की पावर 4। समझ रहे ना भाई?
बॉडी ने इमिट भी किया और एब्जॉर्ब भी किया, बॉडी ने इमिट भी किया और एब्जॉर्ब भी किया, तो नेट इमिट कितना किया? नेट इमिटेड क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इमिटेड क्वांटिटी में से एब्जॉर्ब क्वांटिटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये नेट इमिटेड क्वांटिटी बराबर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे इमिटेड क्वांटिटी माइनस एब्जॉर्ब क्वांटिटी, माइनस एब्जॉर्ब क्वांटिटी। समझ रहे हो भाई? इमिटेड क्वांटिटी में से एब्जॉर्ब क्वांटिटी को माइनस कर दो, नेट इमिटेड क्वांटिटी आ जाएगी। तो भैया नेट आइडियल ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना होगा? ये होगा सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट की पावर 4। मतलब ये क्या है? ये नया लॉ कहलाता है स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ। इसको बोलते हैं स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ। समझ रहे हो? मतलब मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाऊं। ठीक है, क्या है कि वो स्टीफन साहब ने सिर्फ इमिटेड इमिटेड शो किया, एब्जॉर्ब क्वांटिटी शो ही नहीं करी, जबकि वास्तव में एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो नेट इमिटेड तो ये आ रहा है, वास्तव में सही तो ये है। लेकिन अभी भी देखोगे ना, क्वेश्चन में सराउंडिंग का टेम्परेचर कई बार देगा नहीं, कई बार क्वेश्चन में सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं देगा। अब नहीं देगा तो हम क्या, हम एब्जॉर्ब क्वांटिटी कैसे शो करेंगे? शो कर ही नहीं सकते। तो फिर स्टीफन लॉ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना भाई? क्या है, स्टीफन लॉ आधा सही है, बिल्कुल गलत तो बिल्कुल वो है नहीं ना। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं देगा तो मैं एब्जॉर्ब कहां से शो करूंगा? तो उस केस में इमिटेड इमिटेड शो करूंगा, तो स्टीफन लॉ लगाऊंगा। और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर दे दे तो स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ, ये कहलाता है। ठीक है, ये स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, ये स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है साहब। ठीक है, इसको बोलते हैं SBL। SBL तो मतलब की बात, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर दे दें, अगर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दिया जाए तो ये लगाओ, और सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया जाए तो क्या लगाओ साहब? वो स्टीफन लगाओ। कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना साहब? ठीक है, चलो आ जाओ साहब, आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अच्छा, अब रुको 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 रुको, पहले मैं तीनों चीजें निकाल तो दूं। ये तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए निकाला तुमने, जनरल बॉडी के लिए बोले तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर जनरल बॉडी के लिए बोले तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो। लो साहब, जीबी के लिए भी लिखी दे, जनरल बॉडी के लिए भी लिख दें, तो हम बोलेंगे स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, है ना? रेडिएटेड पावर जनरल बॉडी का, जनरल बॉडी का तो ये ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू एरिया। और जनरल बॉडी का रेडिएटेड एनर्जी ये बोलेंगे तो स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू एरिया इंटू टाइम। होगा? अबे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये लो बना लो इसे। ये जनरल बॉडी के लिए रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड पावर, इमिसिव पावर, ये सारे फैक्टर आगे साथ, है ना? सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दे तो ये लगा दो, और सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दे तो स्टीफन लगा दो, है ना? सराउंडिंग का टेम्परेचर 90% क्वेश्चन में नहीं देगा, नहीं देगा तो स्टीफन लगाना। चलो क्वेश्चन करते हैं, आओ आओ। बोला इमिसिविटी इतनी है, सरफेस का एरिया इतना है, बॉडी का टेम्परेचर इतना है ना? बोल रहा है नेट हीट इमिटेड बाय द बॉडी इन 10 सेकंड। लो, इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया ही नहीं। अगर सराउंडिंग नहीं दिया, ये टी नॉट नॉट गिवन, तो हम कहाँ जाएं? फिर तो स्टीफन लॉ पे आ जाओ साहब, स्टीफन लॉ पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? नेट हीट इमिटेड, रेडिएटेड एनर्जी पूछ रहा है, तो रेडिएटेड एनर्जी क्या बोलेंगे? स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया इंटू टाइम। समझ रहे हो ना? ठीक है, स्मॉल ई तुम्हें दिया हुआ है, सिग्मा तुम बचपन से जानते हो, टी भी तुम्हें दे रखा है, एरिया भी तुम्हें दे रखा है, अबे टाइम भी दे रखा है। ये सब कुछ दे रखा है तो बचा क्या? फिर सॉल्व करने का काम बचा। यूनिट का ध्यान रख के सॉल्व कर लो। स्मॉल ई की कोई यूनिट होती नहीं है ना? स्मॉल ई का कोई यूनिट नहीं है। सिग्मा एसआई सिस्टम में हमें पता है, सबको एसआई सिस्टम में रखो, वो एरिया मीटर स्क्वायर में रखो, टेम्परेचर को केल्विन में रखो, वो टाइम को भी सेकंड में रखो। देखो सारे डाटा एसआई सिस्टम में, सॉल्व करो, आंसर आ गया 36.2 जूल आ रहा है साहब। ये आ गया साहब आपके पास, सेकंड अप्रोक्स 36 जूल आ रहा है। मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर दे देना तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और नहीं देंगे तो साहब आ जाएंगे सीधे स्टीफन लॉ। एक और लो, एक क्वेश्चन और लो। ठीक है, ये देखो साहब, अब बोल रहा है इमिसिव पावर इतना है, इमिसिविटी इतना है, एरिया इतना है, बॉडी का टेम्परेचर इतना। अच्छा, सराउंडिंग टेम्परेचर दे रहा है, देखो देखो सराउंडिंग दे रहा है। बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ नेट इमिटेड पावर बाय द बॉडी टी नॉट गिवन है, टी नॉट गिवन है, और टी नॉट गिवन है तो हम कहाँ जाएंगे? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे।
नेट रेडिएटेड पावर है ना, जनरल बॉडी का नेट रेडिएटेड पावर क्या बोलेंगे, स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया, ये हो जाएगा साहब। सॉरी, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे चलो, क्या बोलेंगे साहब, ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू एरिया। अब डाटा रख दो इसमें, स्मॉल ई तुम्हें दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, अबे टी नॉट भी दिया हुआ है, ये रख के सॉल्व कर लो। यूनिट का ध्यान रखना, टेम्परेचर केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में, है ना, ये रख के सॉल्व करते हैं 69.4 वॉट। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ, कैलकुलेशन की उम्मीद तुमसे करता हूँ भाई। ठीक है, चलो अब इसमें ये मैंने बता ही दिया, रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड पावर, है ना, कई बार अलग अलग टेम्परेचर पे कंपेयर करवाएगा आपसे सेम सराउंडिंग में, तो ऐसे कंपेयर करेंगे, है ना। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन देखते हैं, कंपैरिजन। एक लो क्वेश्चन लो, देखो, ब्लैक बॉडी है, पहली बॉडी बोल रहा है ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर इतना, रेडिएटेड पावर इतनी, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है। अब बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज चेंज टू दिस, तो बोल रहा है अब बताओ पावर कितनी हो जाएगी, है ना। बॉडी वही की वही है, सेम बॉडी है, रेडिएटेड पावर की बात करें तो हम बोलते हैं स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू एरिया। अच्छा, वही बॉडी है तो एरिया सेम होगा, स्मॉल ई सेम होगा, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब T1 दिया हुआ है तुम्हें कितना, ये 727 डिग्री सेल्सियस, है ना, और इस समय P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 60 वॉट, 60 वॉट, है ना। अब बोल रहा है कि T2 कर दिया अपन ने कितना, 1227, तो बोल रहा है पावर बताओ, और दोनों केस में सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, दोनों केस में सराउंडिंग टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस। तो कंपेयर कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इतने में इतना, इतने में कितना, तो कंपैरिजन करना होता है सब, कंपैरिजन। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सिग्मा की वैल्यू याद होनी चाहिए ना। अबे तेरी नींद बड़ी देर से खुलती है शुभम खत्री, शुभम बेटा तेरी रोज नींद बड़ी देर से खुलती है। मैंने इतने सारे कांस्टेंट के नाम बोले थे, सिग्मा, स्टीफन कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट मैंने कहा था याद होने चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने कहा था सब याद होने चाहिए, देते नहीं है, कांस्टेंट देते नहीं। ट्रिक भी बताई थी मैंने 5 6 7 8, है ना। लगता है तू तू देर से ज्वाइन करने वाला बच्चा है, तूने देर से ज्वाइन किया, पूरी बात नहीं सुनी तूने, है ना। ये लो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, कंपेयर करो, T1 दिया है, P1 दिया है, T2 दिया है, P2 दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, लो सॉल्व करें। केल्विन में रखना है, केल्विन में, पहले था 1000 केल्विन, अब 1500 केल्विन, सराउंडिंग का 500 केल्विन, ये सॉल्व करो, सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये आ गया 320 वाट, ये आ गया 320 वाट, पावर आ गई 320 वाट। अरे भाई बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत साधारण। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो। बोल रहा दो गोले हैं, दो गोले, रेडियस आर आर बाई 2, टेम्परेचर T1 T2, है ना। बोल रहा है बोथ हैव सेम रेडिएटिंग पावर, पावर सेम बोल रहा है, बोले P1 बराबर P2, बोल रहा है T1 T2 का रेशियो बताओ सर। सराउंडिंग की बात ही नहीं कर रहा, सराउंडिंग टेम्परेचर दे ही नहीं रहा क्वेश्चन में, T नॉट नॉट गिवन, T नॉट नॉट गिवन, और T नॉट नहीं दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो स्टीफन लॉ पे जाएंगे। आ जाओ साहब, स्टीफन लॉ वाला फॉर्मूला ये है, सिग्मा ए टी की पावर 4, है ना। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर कर लो, क्या होगा, A1 T1 की पावर 4 बराबर A2 T2 की पावर 4। अब यहाँ से सिंपल एरिया बोले तो एरिया बोलोगे कितना, स्पेरिकल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक की रेडियस आर, एक की रेडियस r/2, ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1/√2, है ना। आंसर 1/√2, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट। ठीक है, T1/T2 का आंसर 1/√2। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब, रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड एनर्जी, सराउंडिंग टेम्परेचर दें तो स्टीफन बोल्ट्जमैन, और नहीं दें तो सीधे सीधे क्या है, अच्छा इमिसिविटी नहीं दिया, नहीं दिया तो बोले आइडियल ब्लैक बॉडी मानो। ध्यान देना, ई नॉट गिवन हो, अगर ई नहीं गिवन हो तो हम मान लें IBB, आइडियल ब्लैक बॉडी मान लें। भाई नहीं देगा तो अपनी जेब से थोड़ी गिलाओगे भाई, अपने आप थोड़ी मानोगे, है ना। IBB मान लो, स्मॉल ई नहीं दे तो IBB मान लो, सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दे तो स्टीफन लॉ से करो। ठीक है, चलो एक और लो, एक टेम्परेचर, एक क्वेश्चन और लो,
बोला इमिटेड एनर्जी पर सेकेंड, मतलब रेडिएटेड पावर किसका, आइडियल ब्लैक बॉडी का 27 पर इतना है। अब बोल रहा है कि आइडियल ब्लैक बॉडी इंक्रीज टू टेम्परेचर दिस, तो बोल रहा है कि बताओ अब इमिटेड पावर कितना होगा, पर सेकेंड इमिटेड पावर कितना होगा। देखो सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी नहीं दिया है ना, टी नॉट नॉट गिवन। अगर टी नॉट गिवन नहीं है कहाँ जाएंगे, स्टीफन लॉ पे। अच्छा आइडियल ब्लैक बॉडी बोल दिया, आइडियल ब्लैक बॉडी बोल दिया तो इमिसिविटी क्या लेंगे, इमिसिविटी 1 लेंगे, है ना। अब एनर्जी पर सेकेंड, रेडिएटेड एनर्जी पर सेकेंड, ये तो रेडिएटेड पावर ही होता है। क्या बोलेंगे साहब रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला, ये बोलेंगे साहब सिग्मा टी की पावर 4 इंटू कितना, इंटू एरिया। अब बॉडी सेम है, अरे वही बॉडी है तो सीधे सीधे क्या एरिया भी सेम होगा, प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 कंपेयर कर लो, टी की पावर 4, ये टी की पावर 4 सराउंडिंग टेम्परेचर तो दिया ही नहीं ना अपने को, है ना, ये सराउंडिंग नहीं दिया, नहीं दिया तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। यहाँ से कंपेयर कर लो Q2/10 बराबर T2 अपॉन T1 की पावर 4, T2 कितना साहब 600, T1 कितना 300, है ना। ये सॉल्व करो, Q2 का वैल्यू कितना, Q2 का वैल्यू आ गया आपके पास 160 जूल, Q2 बराबर 160 जूल, सेकेंड आंसर। ठीक है, अभी एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर ही तो बोलेंगे ना, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर ही होगा, ठीक है। इमिटेड पावर और रेडिएटेड पावर सेम नहीं है, इमिटेड पावर है, इमिटेड जो पावर है वो है रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैंने सारी डेफिनेशन पीछे बताई है, देखो आप। चलो एक और क्वेश्चन लो और हाथ साफ करो, एक और लो। बोल रहा है बॉडी का टेम्परेचर 300 केल्विन है, कौन सी बॉडी, बोले कोई बॉडी, कोई बॉडी, है ना। एज्यूमिंग सराउंडिंग टेम्परेचर नेग्लिजिबल, खुद ही बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कि टी नॉट को मत मानो और नहीं मानो तो स्टीफन लॉ पे आ जाओ। बोल रहा है टेम्परेचर को डबल कर दें, है ना, तो बताओ इमिटेड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल इमिट डबल ऑफ इट्स रेडिएशन, रेडिएटेड क्वांटिटी डबल हो गई, तो बोला टेम्परेचर बताओ कितना होगा। अब सीधे सीधे आपको पता है प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है, कि Q इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, अगर Q डबल कर दिया तो टेम्परेचर कितना होगा, √2 टाइम सॉरी 2 की पावर 1/4 टाइम्स हो जाएगा, भाई Q इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, तो T इज प्रोपोर्शनल टू Q की पावर 1/4। अब T2 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन Q1 की पावर 1/4, Q2 डबल कर दिया, ये Q2 डबल कर दिया तो सीधे सीधे T2 कितना हो गया, T2 हो गया 2 की पावर 1/4 टाइम्स ऑफ T1। अब क्वेश्चन में गिवन है ये देखो 2 की पावर 1/4 का वैल्यू गिवन है, ये दे रखा है तुम्हें, दे रखा है 1.2, ये 1.2 टाइम्स ऑफ T1 आ गया, ये आ गया 1.2 टाइम्स ऑफ T1 और T1 दिया है 300 केल्विन, है ना। सॉल्व कर लो, ये अप्रोक्स 356 आ जाएगा, 356.7 केल्विन आ रहा है साहब। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट बताओ भाई। मैं रोज रोज तुम्हें एक बार ये याद दिलाना नहीं भूलता हूँ कि ऐसा ही पेपर आता है भाई, 45 में से 35 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, है ना, बस कंसेप्ट याद हो, सॉल्व करना आता, कर लोगे भाई, हो जाएगा। ये आ गया अप्रोक्स 360 कैलोरी। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बताऊं, एक क्वेश्चन और कर दो, एक और AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, खाली जगह देखूं, एक मिनट खाली जगह देखूं, खाली जगह एक और आया था कि साहब टेम्परेचर को 10% बढ़ा दें तो इमिसिव पावर कितना परसेंट बढ़ जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन जगह मिल जाए मुझे खाली, एक मिनट हाँ यहाँ खाली जगह, एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो, है ना। क्वेश्चन आया है AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टेम्परेचर को डबल कर दें, डबल कर दें, है ना, तो फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, मैंने कहा ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा, हर चैप्टर में आएगा, परसेंटेज चेंज इन एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, बॉडी की एमिसिव पावर में परसेंटेज चेंज बताओ, बताओ सर। ठीक है, टेम्परेचर को डबल कर दें तो एमिसिव पावर में परसेंटेज चेंज बताइए। अब आपको पता है E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, अगर टेम्परेचर डबल तो E 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स, अरे 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 की पावर 4 टाइम्स मतलब 16 टाइम्स, और 16 टाइम्स, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज आएगा 15%। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर थर्मल फिजिक्स कब खत्म करोगे, बेटा हो गया खत्म, तू जा आराम कर, घर पे आराम कर, खत्म हो चुका है ना, ये तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ ऐसे ही,
मैं क्या ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, खत्म हो गया है ना। हर्षिल कुमार, अबे हर्षिल कुमार, शेयर बाजार को देख तू जा करके, है ना। यहाँ क्या कर रहा है तू? खत्म हो चुका है थर्मल फिजिक्स, है ना। ये टाइम पास कर रहे हैं अपन यहाँ पर, मजे ले रहा है बैठे बैठे। ठीक, 1500% आ गया, आंसर आ गया 1500%। समझ रहे हो? कर लोगे? अरे हो जाएगा। चलो एक और देता हूँ, एक और देता हूँ, एक और। खाली जगह देखूं पहले, खाली जगह, खाली जगह। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। खाली जगह कहाँ गई? चलो यहीं पे खाली, यहीं दे देता हूँ, यहीं दे देता हूँ एक क्वेश्चन और। भाई ये बर्तन है, बर्तन, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, देखना साहब, सिलेंड्रिकल कंटेनर, है ना। गर्म पानी भरा और ऊपर से ढक्कन हटा दिया, ठीक है। गर्म पानी भरा और ऊपर से ढक्कन हटा दिया साहब, ढक्कन हटा दिया। ये बोल रहा है परसेंटेज चेंज 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? हो रहा है बेटा तेरे सामने, देख, देख हो तो रहा है 1500% का चेंज, है ना। तूने नहीं सुना 200% की ग्रोथ, 300% की ग्रोथ, ऐसी बातें नहीं सुनी तूने? तो बेटा थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखा कर, है ना, दुनिया में जिया कर। घर वाले जब बड़े बड़े वाले बड़े घर के बड़े बैठ करके बातचीत करते हैं, उनकी बातें सुना कर, है ना, कि भैया 100% से ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, 200% ग्रोथ हो सकती है, 300% ग्रोथ हो सकती है, ये 1500% ग्रोथ हो सकती है, तेरे सामने हो रही है, देखो, हो रही है। एक बच्चा बोल रहा है कि भैया सर 100% से ज्यादा कैसे आ सकता है ना, आपने गलत किया है। बेटा हो सकता है, धरती पे बहुत कुछ हो सकता है ना। तू जब पैदा हुआ था तो कुछ भी नहीं जानता था, आज तू उसके मुकाबले, है ना, 2000% ज्यादा जानता है, समझ रहे ना। जब तू फर्स्ट क्लास में आया था तो तू कुछ भी नहीं जानता था, आज तू उसके मुकाबले 2000% ज्यादा मानता है, ज्यादा ज्यादा जानता है। जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था 3.5-4 महीने पहले, उसके मुकाबले तू 100% से ज्यादा ही जानता है, ये मान ले, समझ रहे हो ना। हो सकता है, हो सकता है। बोले, एक बोला, बोले 720 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं क्या? अबे तुम्हारी मार्क्स की गणित चलती है 100% की, है ना। तू तू अब ऐसा मत करना सर पिछले साल के भी जोड़ दूं और इस साल के भी जोड़ दूं। पिछले साल आए थे बोले 70%, इस साल लाऊंगा मैं 80%, वो 80 + 70 बोले 150%, है ना। वे मार्क्स की गणित चलती है 100% के अंदर अंदर, है ना। इधर आओ, क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। ये लो, ये एक बेलन है, इसकी लेंथ है L और इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस R, लेंथ L और रेडियस है R, समझ पा रहे हो? इसमें गर्म पानी भर दिया और ऊपर से ढक्कन हटा दिया। अब रेडिएशन जो निकल रहे हैं ना, वो इसकी ओपन सरफेस से भी निकल रहे हैं और क्लोज सरफेस से भी निकल रहे हैं, समझ पा रहे हो? ओपन सरफेस से भी रेडिएशन और क्लोज सरफेस से भी रेडिएशन। अब इमिसिविटी जो दे रहा हूं मैं क्लोज सरफेस की इमिसिविटी आपको दी गई है 0.5 और ओपन सरफेस की इमिसिविटी दे रखी है 1, है ना। बोल रहा है कि दोनों से सेम टाइम में रेडिएटेड एनर्जी का रेशो बताओ, ठीक है। रेशो ऑफ रेडिएटेड एनर्जी, रेशो ऑफ क्यू इन ए सेम टाइम, इन ए सेम टाइम, सेम टाइम कहां से? फ्रॉम ओपन एंड क्लोज सरफेस, ओपन एंड क्लोज्ड सरफेस। ये ओपन और क्लोज सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट होता है ना, उसका रेशो बताओ सर, रेडिएटेड एनर्जी का रेशो बताओ। समझ लो, डायमेंशन देख लो, बेलन है, बेलन, बेलन की लेंथ L, है ना। सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, सिलेंडर में गर्म पानी भर दिया, है ना, ऊपर का ढक्कन हटा दिया, तो एक तो ओपन सरफेस से रेडिएशन निकल रहे हैं और एक बंद सरफेस से रेडिएशन निकल रहे हैं, दोनों की रेडिएटेड एनर्जी का रेशो पूछ रहा है। अब सबको पता है कि साहब रेडिएटेड एनर्जी कितना होगा, है ना, E A सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴ इंटू टाइम। दोनों का टेम्परेचर सेम मानो, जो बर्तन का टेम्परेचर है वो वही ओपन सरफेस का टेम्परेचर है, सेम सराउंडिंग में रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, देख ही रहे हो। तो T सेम, T0 सेम और टाइम तो सेम बोल ही रहा है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू E इंटू एरिया हो, है ना। Q इज प्रोपोर्शनल टू E इंटू एरिया, तो ओपन सरफेस डिवाइड बाय Q क्लोज, ये होगा E ओपन, A ओपन डिवाइड बाय E क्लोज, A क्लोज, है ना। ये ओपन क्लोज, है ना। एरिया की बात करें, एरिया, ओपन सरफेस के एरिया की बात करें, तो भैया खुली सरफेस का एरिया तो πr² होगा, होगा, दिख रहा है ना, ऊपर ढक्कन हटा हुआ है। क्लोज सरफेस का एरिया बोले, क्लोज सरफेस, देखो भाई ये बेलन है, ये बेलन, है ना। अब बेलन का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो आप बोलोगे 2πrl, तो ये होता है,
है ना, ये 2 पाई आर एल तो ये होता है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो मिलकर के कितना होता है, मिलकर के होता है 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर का एरिया समझ रहे हो ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया, ये वाली सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल, ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो मिलकर के कितना, मिलकर के 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब इसमें ऊपर का ढक्कन हट चुका है, ऊपर का ढक्कन हट चुका है, तो ऊपर वाली सरफेस क्लोज नहीं है, ऊपर वाली सरफेस क्लोज नहीं है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा 2 पाई आर एल और ये होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो। तो क्लोज सरफेस का एरिया मैं बोलूंगा 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, बच्चे क्या नहीं, ये लेते ही नहीं है, खाली 2 पाई आर एल ले लेते हैं, है ना। मैंने क्लोज सरफेस बोला आपसे, तो भैया यहाँ पर ओपन सरफेस का इमिसिविटी 1, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्लोज सरफेस का इमिसिविटी 0.5 और एरिया कितना होगा 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, पाई से पाई कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाय कितना होगा साहब, ये अंदर मल्टीप्लाई करें, सॉरी 0.5 तो ऊपर चला गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 12 प्लस आर, 2r अपॉन 12 प्लस आर, 2r अपॉन 12 प्लस आर। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है, अपने मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल है, अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल है, अगर अगर मॉड्यूल पूरा पूरा करते हो तो। ठीक है, बोले मैंने सबसे पहले किया था बादाम खिलाओ, तुझे याद है अभी तक बादाम, तुझे अभी तक बादाम की कहानी याद है? ठीक है, चलो अब मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। एक टर्म आती है रेट ऑफ हीट लॉस और एक आता है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, है ना। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन पहले ठंडा होगा, कौन जल्दी ठंडा होगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, कि दो बॉडी को साथ में ठंडा करने रख दिया, कौन सी बॉडी पहले ठंडी हो। तो इसके लिए मैं कुछ टर्म्स आपको बता दूं साहब, है ना। ये एक टर्म है रेट ऑफ हीट लॉस और एक है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। पहले देखो रेट ऑफ हीट लॉस, आर एच। अब ये कंसेप्ट समझना, कोई बॉडी अगर रेडिएशन इमिट कर रही है तो अपनी जेब से खर्च कर रही है ना, तो लॉस ही तो कर रही है, लॉस ही तो कर रही है। तो इसी ये जो जिस रेट से वो रेडिएशन इमिट करेगी उसको बोलेंगे रेट ऑफ हीट लॉस। और अब मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो सीधे सीधे इसको बोलोगे dq बाई dt, तो ये और कुछ नहीं है, ये तो रेडिएटेड पावर ही है। रेट ऑफ हीट लॉस क्या है, रेडिएटेड पावर, है ना। रेट ऑफ हीट लॉस और कुछ नहीं है, ये रेडिएटेड पावर है। अब ये तुम्हें पता है कि इतना इमिट करती है, इतना एब्जॉर्व करती है, तो नेट नेट इमिटेड रेट क्या होगा, ये माइनस करें, ये आर एच, ये माइनस करोगे साहब सिग्मा इस ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये अब बता रहा है अपन तो कब से जानते हैं ये बात, अपन तो पता है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर देगा, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर देगा तो स्टीफन बोल्ट्जमैन पे जाएंगे, तो भैया रेट ऑफ हीट लॉस आ गया सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, टी बॉडी का टेम्परेचर और ए उसका सरफेस एरिया। गौर करो किस पे डिपेंड कर रही है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, ये बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड कर रहा है क्या, इसके फॉर्मूले को ढंग से देखो, रेट ऑफ हीट लॉस के फॉर्मूले को ढंग से देखो, क्या इसमें स्पेसिफिक हीट आ रहा है, क्या इसमें डेंसिटी आ रहा है, क्या ना इसमें डेंसिटी आ रहा है ना स्पेसिफिक हीट आ रहा है। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये एरिया पे डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड करेगा, टी नॉट पे डिपेंड करेगा, है ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि साहब ये दो बोतल है मेरे पास, दो बोतल, दोनों का मटेरियल अलग अलग है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है, एक कॉपर की बनी हुई है और एक प्लास्टिक की है, एक कॉपर एक प्लास्टिक, है ना। मैं बोलता हूँ सेम टेम्परेचर तक गर्म किया, सेम सराउंडिंग में रखा ठंडा होने के लिए, और दोनों का सरफेस एरिया भी सेम है, बोलो दोनों का सरफेस एरिया भी सेम है, तो आंसर क्या बोलोगे, आंसर क्या बोलोगे। ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस सेम होगा, मटेरियल से मतलब ही नहीं, दोनों को मटेरियल से मतलब ही नहीं, रेट ऑफ हीट लॉस को किससे मतलब है कि भैया एरिया कितना है, बोले एरिया बराबर है, टी सेम है, टी नॉट सेम है, तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, सेम। तो रेट ऑफ हीट लॉस टी पे डिपेंड करेगा, टी नॉट पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, मोर द एरिया मोर द हीट लॉस। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल, थ्योरेटिकल एग्जांपल और दूं। तुमने देखा हो तो सर्दी के दिनों में जो जो जानवर वगैरह बैठते हैं ना, है ना, डॉग वगैरह देखोगे रोड पर जानवर को बैठे हुए, वो अपनी बॉडी को फोल्ड करके बैठते हैं। ठीक है, रोड पर तुमने देखा हो तो वो जानवर वगैरह जो बैठते हैं अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं सर्दी के दिनों में, रीजन क्या है, बॉडी वही है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदला, बॉडी का टेम्परेचर वही, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही, लेकिन जैसे ही वो बॉडी को फोल्ड करेंगे ना तो रेडिएटिंग एरिया कम कर देंगे,
वो सरफेस का एरिया कम कर देंगे जिससे रेडिएशन इमिट होगी, है ना। तो जितना बॉडी को फैला के रखेंगे ना, रेडिएटिंग एरिया ज्यादा होगा, रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा। और सिकोड़ के रखेंगे तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो अब दूसरी टर्म है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। ये तो रेट ऑफ हीट लॉस मैंने बताई दिया आपको। नेक्स्ट आता है साहब, ये dq बराबर जानते हो एम एस डी टी। अरे जानते हो ना, ये तो हीट की शुरुआत ही अपनी यहीं से हुई थी। dq बराबर एम एस डी टी। अब यहाँ से dq बराबर एम एस डी टी अपॉन डी टी। अब यहाँ से देखो, ये देखो, ये यहाँ से ये dq एम एस डी टी अपॉन डी टी बराबर इतना हो गया, तो dt अपॉन डी टी आ गया। ये जो dt अपॉन डी टी बोल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, है ना। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। यही कहलाता है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। यही कहलाएगा रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, है ना। इसी को बोलेंगे आर एफ, है ना, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई, है ना। ये आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आंसर बोल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे आसान भाषा में बोलूं तो यहीं से देखो, यहीं से देखो, ये डी क्यू बाई डी टी आर एच था, आर एच था, है ना। ये आर एच बराबर एम इंटू एस आर एफ हो गया, आर एफ। तो आर एफ का वैल्यू कितना, आर एफ का वैल्यू आर एच अपॉन एम इंटू एस होगा ना, एम इंटू एस, वही लिख रहे हैं अपन। ये आर एच अपॉन एम इंटू एस देख सकते हो, ये सिग्मा ए अपॉन एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये सिग्मा ए, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा गौर करना, इसके फॉर्मूले में डेंसिटी आ रही है, इसके फॉर्मूले में स्पेसिफिक हीट आ रहा है। बताओ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। हाँ करेगा, एरिया पे कर रहा है भाई, जिन सब पे आरएच करता था ना उन पे तो कर ही रहा है, साथ में वीडीसी भी आ रहा है, वॉल्यूम डेंसिटी स्पेसिफिक हीट, है ना। ये डेंसिटी पे भी करेगा, स्पेसिफिक हीट पे भी करेगा। ठीक है, अब एक बात ढंग से कान खोल करके सुन लेना, जब भी ऐसे पूछे ना कौन पहले ठंडा होगा, आपसे कंपैरिजन करवाएं कौन पहले ठंडा होगा, विच इज कूलिंग फर्स्ट और विच इज कूलिंग फास्टर, कौन पहले ठंडा होगा, आप आंसर निकालना इस आर एच से, ये सॉरी आर एफ से या आर सी से। कभी भी आर एच से आंसर मत निकालना, कभी भी आर एच से आंसर मत निकालना। जब भी पूछे ना विच इज कूलिंग फर्स्ट या विच इज कूलिंग फास्टर, आपको निकालना है आंसर आर एच से, आर एफ से। ठीक है, सॉरी आर एफ से या आर सी से, आर एच से नहीं निकालना। कंफ्यूजन क्या होता है, मैं बताऊं कंफ्यूजन क्या होता है। क्या होता है, कोई बॉडी ज्यादा रेडिएशन लॉस करती है ना, जिसका आर एच ज्यादा होता है, वो ज्यादा हीट लॉस करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी ठंडी होगी, ये जल्दी ठंडी होगी, है ना। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले क्लियर कर दूं, एक तो मैं बोलूं अंबानी, और एक मैं तुम्हें दे दूं साहब, जिस रेट से अंबानी खर्च करता है उसी रेट से तुम खर्च करने लग जाओ, जिस रेट से अंबानी खर्च करता है उस रेट से तुम खर्च खर्च करने लग जाओ। कौन पहले ठंडा होगा, अंबानी पहले ठंडा होगा कि तुम पहले ठंडे होगे, बताओ बताओ, जल्दी बोलो, कौन पहले ठंडा होगा, अंबानी या तुम। ठीक है, तुम पहले ठंडे हो जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, है ना, रोड पे आ जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। अगर उसकी रेट से खर्च करने लगे तो भैया ये कभी मत देखना, खर्च करते हुए देख करके ये कभी मत सोचना कि कौन पहले खत्म होगा, कौन पहले ठंडा होगा। भैया उसके गोदाम में बहुत भरा पड़ा है ना, गोदाम की कैपेसिटी बहुत है उसकी, समझ रहे हो ना। तो वो ज्यादा रेट से खर्च कर ले तो भी देर से ठंडा होगा, और तुम थोड़ा सा उसी की रेट से खर्च कर लोगे ना, जल्दी ठंडे हो जाओगे। तो भैया कौन पहले ठंडा होगा, ये अगर निकालना है ना, तो आर एच को कभी मत देखना, आर एच को कभी मत देखना, तुम आर एफ को देखना, है ना। मैं चलो एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, है ना। ये लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। बोला मैंने बोला कि साहब दो गोले हैं, है ना, दो गोले हैं, एक सॉलिड और एक हॉलो, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, दोनों का आउटर रेडियस में सेम दे देता हूँ, है ना, दोनों का आउटर रेडियस सेम दे देता हूँ। देखना साहब, लो साहब, ये इस रेडियस कैपिटल आर, है ना, इसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर, लेकिन कुछ इनर रेडियस भी है, कुछ इसकी इनर रेडियस भी है, स्मॉल आर भी है ना, इनर रेडियस आउटर रेडियस, समझ रहे हो भाई। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि साहब यहाँ पर दोनों का नेचर ऑफ सरफेस सेम है, दोनों को सेम टेम्परेचर तक गर्म किया है, दोनों को सेम सराउंडिंग में ठंडा होने के लिए रखा है ना, इतनी कंडीशन सेम दे रहा हूं मैं, सेम टेम्परेचर तक गर्म किया है, सेम सराउंडिंग में ठंडा होने के लिए रखा है, दोनों का नेचर ऑफ सरफेस भी सेम है, लेकिन एक है सॉलिड स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर और एक है हॉलो स्फीयर, एक है हॉलो स्फीयर। बताओ साहब, कंपेयर करो दोनों का आर एच कंपेयर करो। अगर मैं आर एच बोलता हूं तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, टी सेम है, टी नॉट सेम है, ई सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और आप देख रहे हो जहां से रेडिएशन, रेडिएशन कहां से निकलते हैं, रेडिएशन आउटर सरफेस से निकलते हैं ना, अंदर से तो नहीं निकलते,
अब रेडिएशन बाहर से निकलेंगे ना, अंदर से थोड़ी निकलेंगे। तो ये आउटर एरिया क्या होगा, दोनों का, सॉलिड और होलो का आउटर सरफेस एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना। दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। अगर सरफेस एरिया सेम होगा तो आर एस सेम आ गया ना, आर एस सेम आ गया, मतलब दोनों सेम रेट से खर्च कर रहे हैं भाई, है ना। दोनों सेम रेट से खर्च कर रहे हैं, दोनों सेम रेट से खर्च कर रहे हैं, तो इसको देख के लगता है कि साहब एक साथ ठंडे होंगे, हैं। अगर सेम रेट से खर्च कर रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ ठंडे होंगे। किसके पास ज्यादा है वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो वो पता किससे लगेगा, वो पता लगेगा आर एफ से। अब आर एफ पे आओ, ये है ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक, ये है ना। ये ऐसा भी बोल सकते हैं आर एच डिवाइड बाई वी डी सी। मान लो दोनों दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम है, मटेरियल सेम, तो सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। बताओ साहब, अगर मैं सॉलिड का वॉल्यूम बोलता हूं तो मैं बोलूंगा 4 पाई 3 पाई आर के, लेकिन अगर मैं हॉलो का वॉल्यूम बोलता हूं तो क्या बोलोगे, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, होगा कि नहीं। अब होगा कि नहीं, अब खुद ही देखो साहब, खुद ही देखो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है कि हॉलो का, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो सॉलिड का आर एफ क्या होगा, कम होगा, और होलो का आर एफ क्या होगा, होलो का आर एफ ज्यादा होगा। मतलब होलो के फॉल इन टेम्परेचर का रेट क्या है, ज्यादा है ना, होलो का आर एफ ज्यादा है, और जिसका आर एफ ज्यादा होता है वो जल्दी ठंडा होता है। अब जिसका रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, समझ सकते हो ना, सेम टाइम में जिसका टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा वो जल्दी ठंडा होगा। तो बताओ पहले कौन ठंडा हुआ, पहले कौन ठंडा होगा, बोलो पहले कौन ठंडा होगा, जल्दी बोलो, बोलो बोलो, पहले कौन ठंडा होगा, सॉलिड या होलो। हाँ होलो, ठीक है। मतलब देखो सेम रेट से खर्च कर रहे थे, सेम रेट से खर्च कर रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों साथ साथ ठंडे होंगे, हैं? जिसके गोदाम में ज्यादा भरा पड़ा होगा वो जल्दी ठंडा होगा, वो ज्यादा लंबा चलेगा ना, है ना। तो भैया कभी भी इस चक्कर में मत फंसना, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, विच इज कूलिंग फर्स्ट और विच इज कूलिंग फास्टर, हमेशा आर एफ से आंसर निकालना, कभी आर एच के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और देता हूँ। दो गोले, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, एक की रेडियस आर एक की रेडियस 2 आर, एक की रेडियस आर एक की रेडियस 2 आर, ये रेडियस आर है, रेडियस 2 आर है, दोनों सॉलिड स्फीयर। लो साहब, दोनों सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला, है ना। दोनों की इमिसिविटी सेम, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम, दोनों की डेंसिटी सेम, दोनों को सेम टेम्परेचर तक गर्म किया, लो साहब सेम सराउंडिंग में रखा, इतनी चीजें सेम कर दी मैंने। अब आर एच कंपेयर करो, आर एच, आर एच बोलेंगे तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, आप बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब मैं आपसे बोलूंगा जो दूसरा वाला है ना, ये पहला और ये दूसरा, ये दूसरे वाले का जो आर एच है पहले वाले का 4 गुना है। मतलब देख के क्या लग रहा है, बड़ा वाला गोला 4 गुनी रेट से हीट लॉस कर रहा है, बड़ा वाला गोला 4 गुनी रेट से हीट लॉस कर रहा है। अगर ये 4 गुनी रेट से हीट लॉस करता है इसका मतलब क्या है, 4 गुनी रेट से हीट लॉस करता है इसका मतलब क्या है, इसका सीधा से मतलब देख करके ऐसा लगता है यार ज्यादा लुटा रहा है, तो अभी तो बहुत खर्च कर रहा है, इसको जल्दी ठंडा होना चाहिए, हैं? अभी अंदर स्टोर ज्यादा होगा। याद करो एक टर्म बताई थी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एम इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर रेडियस डबल है ना, हीट कैपेसिटी 8 गुना होगी, 8 गुना, 8 गुना ज्यादा स्टोर है उसके पास। चलो कोई बात नहीं, कौन पहले ठंडा होगा, अपन कहाँ जाएंगे, आर एफ के पास जाएंगे। आर एफ पकड़ो, आर एफ पकड़ो, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट, ये प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी आ रहा है, एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, तो आर एफ कितना होगा, आप देखो आर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, आर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जिसकी रेडियस ज्यादा है ना, वो उसके रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी। तो आप देख सकते हो आर वन लेस देन आर टू, तो आर एफ वन मोर देन आर एफ टू। बताओ साहब कौन पहले ठंडा होगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा गोला पहले ठंडा होगा या बड़ा वाला, छोटा गोला। कम खर्च कर रहा है फिर भी जल्दी ठंडा हो गया, मतलब अंबानी और तुम, समझ रहे हो ना, वो अंबानी, दूसरा गोला अंबानी, और ये दूसरा वाला मैं, समझ रहे हो ना, अंबानी और मैंने कम खर्च किया फिर भी मैं जल्दी ठंडा हो जाऊंगा, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो भैया छोटा गोला, छोटा गोला पहले ठंडा होगा, है ना, इसमें छोटा गोला पहले ठंडा होगा। आसान भाषा में बोले तो भैया छोटा गोला पहले ठंडा होगा। कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई,
अबे हाँ कि ना बोलो, बोलो 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 साहब। तो अगर जब भी पूछना है विच इज कूलिंग फास्टर, विच इज कूलिंग फर्स्ट, किसको पकड़ोगे? किसको पकड़ोगे, आरएच को कि आरएफ को? आरएफ को। आरएच को मत पकड़ना। आरएच देख करके कंफ्यूजन होता है कि यार ज्यादा रेट से हीट लॉस कर रहा है, ज्यादा रेट से हीट लॉस कर रहा है, इसको जल्दी ठंडा होना चाहिए। नहीं, गलत बात। ज्यादा होगा तो देर से ठंडा होगा ना। चलो मैं एक और देता हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो दे रहा हूँ साहब, चलो ये मैंने अभी तक शेप सेम दिए, गोले गोले दिए, शेप बदल देता हूँ, शेप बदल देता हूँ। एक तो आपको देता हूँ साहब गोला, सॉलिड स्फीयर। अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट कंपेयर करें ना। एक दिया मैंने सॉलिड स्फीयर, चलो मैं एक दे देता हूँ क्यूब, एक दे देता हूँ आपको क्यूब, है ना। एक सॉलिड स्फीयर और एक क्यूब दे देता हूँ आपको। सॉलिड स्फीयर और क्यूब मैं डायमेंशन भी देता हूँ, इसकी रेडियस दे दी मैंने आर, है ना। चलो मैं न्यूमेरिकल बना के देता हूँ, रेडियस रेडियस कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इनके आर एच और आर एफ का रेशो बताओ, इनके आर एच आर एफ का रेशो बताओ। अगर इनका वॉल्यूम सेम है ना, पहला कंडीशन इनका सरफेस एरिया सेम है। एक है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एक है क्यूब, आपको निकालना है आर एच का रेशो, आर एच रेशो। दूसरा निकालना है आर एफ रेशो। कब कंडीशन है, पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया से, ए सरफेस से, सरफेस एरिया सेम। दूसरा क्वेश्चन इनका इनका मास से, है ना, मास से, मास से, है ना। अब इनको सेम टेम्परेचर तक गर्म किया है, सेम सराउंडिंग में रखा है, नेचर ऑफ सरफेस सेम है ना। और मैं बोल रहा हूँ मटेरियल भी सेम, मैं बोल रहा हूँ मटेरियल भी सेम, सी सेम और डेंसिटी भी सेम। इतनी चीजें सेम दी है। बोल रहा है आर एच का रेशो बताओ, आर एफ का रेशो बताओ, अगर सरफेस एरिया सेम है, और दूसरा क्वेश्चन मास सेम। तो पहले क्वेश्चन पे आओ, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है सरफेस एरिया से, पहले क्वेश्चन में आ जाओ सरफेस एरिया से। अब सरफेस एरिया तो आर एच क्या होगा, ये होगा ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, होगा कि नहीं। अब टी सेम है, टी नॉट सेम है, नेचर ऑफ सरफेस तो वैसे ही सेम दिख रहा है साहब, ये प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया भी सेम आ गया भैया, सब कुछ सेम आ गया। तो रेशो आ गया 1:1। बताओ स्पेयर और क्यूब, स्पेयर और क्यूब, इसका आंसर आ गया 1:1। स्पेयर और क्यूब इनके आर एच का आंसर आ गया 1:1। आ रहा है कि नहीं? अबे आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। आ रहा है साहब। दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ। बोला आर एफ का रेशो भी बताओ, आर एफ पे चलो। अब आर एफ बोलेंगे आर एच डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट। तो भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, है ना। ये वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो आर एफ स्फीयर डिवाइड बाय आर एफ क्यूब, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोले तो साइड की पावर 3, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोले तो 4π3 पाई आर क्यूब। क्या क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया है क्या? क्या क्वेश्चन में आर और ए दिया है क्या? नहीं दिया। तो आर और ए कहां से लाए? वो एरिया सेम बोला इसने, एरिया सेम बोला, बराबर करके लाओ। एरिया सेम बोला, वहां से लेकर के आओ। एरिया ऑफ स्फीयर बराबर एरिया ऑफ क्यूब, ये है 4πr², और एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो भैया ए अपॉन आर का रेशो कितना आ रहा है, ए अपॉन आर का रेशो आ रहा है 2π/3, √2π/3 ये आ रहा है साहब। एरिया बराबर करने पर आर और ए का रेशो आ गया, रख दो यहाँ पे। तो आर एफ का रेशो, आर एफ स्क्वायर डिवाइड बाय आर एफ क्यूब, ये क्या होगा, ये होगा साहब 3/4 पाई ए अपॉन आर की पावर 3। ए अपॉन आर का वैल्यू यहाँ रखो, ए अपॉन आर का वैल्यू रखो, ये है 2π/3 का रूट, और ये पावर 3/2 हो जाएगी, 3 पावर 3/2, है ना। ये पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी, सॉरी पहला पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, अभी अपन पहला ही कर रहे हैं। आर एच का रेशो, आर एफ का रेशो, पहले में आर एच का रेशो निकाला, है ना, ये पहले में आर एच का रेशो निकाला, अब आर एफ का रेशो निकाला। अभी मास सेम वाले क्वेश्चन पे नहीं गए अपन, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करें साहब। देखो ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 3/2 है, तो भैया एक पावर हाफ बचेगा, है ना, ये पावर 1/2 बचेगा। ऊपर 2 पाई की पावर 3/2, नीचे तो ऊपर 2 पाई की पावर हाफ बचेगा, है ना। ये नीचे इधर एक 2 और बचेगा, ये 1/2, ये आ रहा है 1/2 √2π/3, ऐसा बच रहा है साहब। इस 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √π/6,
है ना, √π/6:1। जो पेन चला रहे हैं वो समझ रहे होंगे, है ना, जो आंखें चला रहे हैं वो नहीं समझेंगे। पेन चलाओ, पेन, है ना, पेन चलाओ। ये पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया से, पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया से। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मास से। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो डेंसिटी तो वैसे ही सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम आया ना, मतलब सीधे सीधे ये ऐसा नहीं बोल रहा कि वॉल्यूम सेम है, लेकिन बोल वही रहा है। तो इसमें आर एफ का रेशो तो 1:1 आ गया। आर एफ देखो, आर एफ अभी तुमने निकाला, थोड़ी देर पहले निकाला। ये क्या है साहब, ये है आर एफ ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 डिवाइड बाय कितना, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट, ये प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया। और दूसरा अगर मैं आर एच बोलूं तो वो तो वैसे ही प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मतलब दोनों के लिए आंसर सेम आने वाला है, आर एच और आर एफ का रेशियो सेम आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी एक निकाल लो, है ना। चलो आर एच स्क्वायर डिवाइड बाय आर एच क्यूब, ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ स्क्वायर 4πr², एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब क्या मैंने आपको यहां पर आर दिया है क्या, क्या मैंने आपको आर दिया है क्या, क्या मैंने ए दिया है क्या, आर और ए नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। तो भैया वो निकालने के लिए कंडीशन है ना मास सेम। मास सेम मतलब वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम करो, वॉल्यूम सेम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 4π3πr³ बराबर साइड की पावर 3। तो r अपॉन ए बराबर हो गया 3/4π की पावर 1/3, 3/4π की पावर 1/3। इसमें रख दो भाई, इसमें रख दो 2π/3, ये आ गया 3/4π की पावर 1/3, तो 2/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। अब सॉल्व करें तो ऊपर 2π की पावर 1 है, नीचे 2π की पावर 3/2 है, तो ऊपर 2π की पावर 1/3 बचेगा, नीचे बचेगा ये 3 की पावर 1/3, है ना। और एक रूट के अंदर 4 की पावर कितना 2 बच रहा है, 2 की पावर 2/3 और बच रहा है, तो ये आ गया साहब π/6 की पावर 1/3। ये 1/3:1। पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, आंखें मत चलाओ, खाली आंखें चलाते रहते हो, पेन चलाओ, है ना। ये नीचे 3 की पावर 1 है, ऊपर 3 की पावर 2/3 है, तो नीचे 3 की पावर 1/3 बचा, ऊपर 2π की पावर 1 है, नीचे 2π की पावर 2/3 है, तो ऊपर 2π की पावर 1/3 बचा। अब एक एक दो और बच रहा था, वो 2 की पावर 2/3 था, है ना। तो ये सॉल्व करो, π/6 बन गया, π/6 की पावर 1/3:1। मतलब वॉल्यूम सेम है ना। अच्छा यही आर एच का रेशो है और यही आर एफ का रेशो है, यही आर एफ का रेशो आएगा, आर एफ का रेशो भी यही आएगा, आर एफ स्क्वायर और आर एफ क्यूब का रेशो भी यही होगा, यही होगा, होगा कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। सिंपल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, आर एच आर एफ कंपेरिजन के बाद अब रेशो वाले क्वेश्चन, अलग अलग शेप देकर के, बेलन के लिए, अच्छा सिलेंडर भी दे देते हैं कई बार बेलन भी पकड़ा देंगे आपको, है ना। लो लो एक और करते हैं क्वेश्चन, ये हो गया ना सबका, ये हो गया सबका, आगे पकड़ में सबको, बात पकड़ में आ गई भाई। पेन चलाना, इसमें पेन चलाना, अपने आप पेन चलाना, आगे मत चलाते रहना। चलो एक क्वेश्चन और लो, एक तो बोल रहा है सन और एक बोल रहा है स्टार, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, वो तारों की बात कर रहा है ना। एक तो बोल रहा है सन और एक स्टार, स्टार मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, वो तारों की बात कर रहा है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है 2000 केल्विन और 1000 केल्विन। अबे जाग रहे हो तुम, जाग रहे हो, ठीक है, हाँ। चलो अब बोल रहा है रेडियस ऑफ स्टार इज हाफ दैट ऑफ सन, रेशियो ऑफ हीट लॉस पूछ रहा है, रेशियो ऑफ हीट लॉस, है ना, हीट लॉस। क्या बोल रहा है, सर वीन्स पढ़ना है, सर प्लीज पढ़ाइए ना। अबे ये हो जाए तभी तो वीन्स पे आऊंगा ना, ये थोड़ी होता है कि आज तो मेरे को वो पढ़ने की इच्छा है, वो पढ़ाओ, बारी बारी से आएगा ना, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। पहले ये पढ़ा दूं फिर तो फिर वीन्स पढ़ाऊंगा ना, पहले ये पढ़ाऊंगा तभी तो वीन्स पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि डिमांड बोले आज टाइप कर दिया, मुझे ये पढ़ने की इच्छा है, ये पढ़ाओ, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आओ। ये रेडियस आर, ये r/2, ये टेम्परेचर टी, सराउंडिंग टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, बोला रेट ऑफ हीट लॉस बताओ। अब रेट ऑफ हीट लॉस ये फॉर्मूला है अपने पास, है ना, ये सन के लिए स्टार के लिए, ये देखो ये फॉर्मूला। सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया, नहीं दिया तो स्टीफन पे आ जाओ, स्टीफन पे आ जाओ, कंपेयर कर लो, ये कंपेयर कर लो, आंसर आ गया सर, ये 64:1, 64:1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक और जल्दी आओ, एक और बताओ। एक गोला दिया, एक क्यूब दिया, एक सर्कुलर प्लेट दिया, सेम मटेरियल, सेम मास, सेम टेम्परेचर तक गर्म किया, सेम सराउंडिंग में रखा, बोल रहा है कौन पहले ठंडा होगा, विच विल कूल फर्स्ट, बोलो।
किससे निकालोगे? RH से, RF से। एक गोला दिया, एक क्यूब दिया, एक प्लेट दिया, एक गोला, एक क्यूब, एक प्लेट, कौन पहले ठंडा होगा? ठीक है, RH से निकालोगे कि RF से? RF से, सबको पता लग गया RF से निकालेंगे। ठीक है, ये गोले और क्यूब का कंपैरिजन तो अभी किया था अपन ने, अभी अभी पीछे ही किया है। मास अगर सेम हो, अगर दोनों का मास सेम हो, तो अभी अभी निकाला आपने, अभी मैंने निकाला RF स्फीयर डिवाइड बाय RF क्यूब, कितना आया था? π/6 की पावर 1/3:1 आया था ना? तो आप देख रहे हो कौन ज्यादा है? ये RF स्फीयर कम है RF क्यूब से, RF स्फीयर कम है RF क्यूब से, दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है ये π/6 π3.14, अभी पीछे निकाला, अभी पीछे निकाला है, पीछे ही निकाला है ना? रुक जाओ रुक जाओ, अब मैं थोड़ा सा प्लेट के बारे में बताऊं। देखो, मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तुमने घर पे अगर रोटी बनाई हो या रोटी बनाते हुए देखा हो, है ना? अगर तुमने रोटी बनाई हो या रोटी बनाते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा कि पहले वो गोला बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, आटे की गोलियां बनाती है, और आटे की गोलियों को फिर अपन तवे पे उस पर रखते हैं, और साहब क्या करते हैं, बेलन से उसको फैलाते हैं, चपाती बनाते हैं, चपाती चपटा करते हैं उसको। देखा? कभी तुमने रोटी बनाई हो, बनते हुए देखी हो, धरती के प्राणी रहे हो, तो मेरी बात समझोगे। अब मुझे बताओ, वो जो आटे की गोली थी, जब उसको आप चपटा कर रहे हैं, है ना, उसको चपाती बना रहे हैं, तो क्या तुम कुछ मटेरियल ऐड कर रहे हो क्या? क्या उसमें कुछ मटेरियल ऐड कर रहे हो क्या? क्या कुछ मटेरियल रिमूव कर रहे हो क्या? ऐड नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे, तो क्या है? वॉल्यूम सेम है ना? वॉल्यूम सेम है तो उसको फ्लैट करूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना? वॉल्यूम सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और तुम्हें पता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका हीट लॉस ज्यादा होगा ना, उसका रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। खुद ही मैथमेटिकली सोचो आप, मैथमेटिकली सोचो, RF E A सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴ अपॉन क्या बोलते हैं, M × C। M सेम है, C सेम है, तो ये RF इज प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना? जिसका एरिया ज्यादा होगा उसके लिए रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, ज्यादा। तो गोले से ज्यादा एरिया किसका हो गया? गोले से ज्यादा एरिया किसका हो गया? प्लेट का हो गया। सबसे ज्यादा ही प्लेट का हो गया, है ना? तुम एरिया निकाल के देख लो, इसका एरिया मैं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा 4πr², है ना, स्पेयर का। क्यूब का एरिया बोलो 6 × साइड स्क्वायर। ये प्लेट का एरिया बोलो, प्लेट का, अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है, हम बोलेंगे πr², बोलेंगे कि नहीं? सबसे ज्यादा जो एरिया आएगा ना, वो प्लेट का आएगा, फिर आंसर आएगा क्यूब का, और सबसे कम आएगा गोले का। तो मैं बता दूं, RF जो है ना, RF सबसे ज्यादा प्लेट का, फिर क्यूब का, फिर स्पेयर का। बोलो सबसे पहले कौन ठंडा होने वाला है? सबसे पहले ठंडा कौन होगा? सबसे पहले ठंडा कौन होगा? सबसे पहले ये प्लेट ठंडी होगी, प्लेट, है ना? ये गोले का और इनका तो अपन ने देख ही लिया ना, गोले का मैंने प्रूफ करके दिखाया तुम्हें, क्यूब पहले ठंडा हो रहा है, गोले और क्यूब में क्यूब पहले ठंडा हो रहा है ना? और देख रहे हो सबसे ज्यादा किसका आएगा? प्लेट का। ठीक है, पहले प्लेट, फिर क्यूब, फिर स्फीयर, है ना? ये साहब सीधे आंसर लिखा है, देखो यहाँ, ये देखो एरिया, सो प्लेट विल कूल फर्स्ट, सबसे पहले प्लेट ठंडी होगी, और गोले के लिए और क्यूब के लिए अपन प्रूफ कर ही चुके हैं। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना साहब? मटेरियल ऐड नहीं कर रहे, सीधी सी बात है, वो उसको चपटा कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना? चलो, रेट ऑफ कूलिंग एट 600 केल्विन, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन इज H, देन रेट ऑफ कूलिंग एट दिस, इस टेम्परेचर पे बोल रहा है, इस टेम्परेचर पे आंसर पूछ रहा है। यार फिर देखो, बहुत आसान, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब RF हो गया ना, RF हो गया, और RF क्या बोलेंगे? RF बोलेंगे E A सिग्मा T⁴ T⁻⁴ अपॉन M × S। वो सेम बॉडी की बात कर रहा है, सेम बॉडी तो एरिया सेम है, M सेम है, S सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁻⁴ कंपेयर करना है साहब। T1 दिया है, T2 दिया है, T0 दिया है, R1 दिया है, R2 पूछ रहा है आपसे, R2 पूछ रहा है, कंपेयर कर लो। जब भी क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है ना कि साहब इसका इतना, उसका कितना, इतना उतना, मतलब कंपैरिजन, डिवाइड करो, ताकि आंसर पहले वाले की टर्म्स में आ जाए। ये आंसर आ गया साहब, R2 आ गया। आ रहा है साहब? बहुत आसान क्वेश्चन भाई, तुम्हें RH RF के मतलब पता होने चाहिए, रेट ऑफ कूलिंग के मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, चलो एक और लो, जल्दी से लो। दो गोले, रेडियस R2R, अभी बताया था, सेम डेंसिटी, सेम स्पेसिफिक हीट, बोथ हैविंग सेम टेम्परेचर, सेम सराउंडिंग। बोले RH और RF पे कमेंट डालो। अभी पीछे डाला था अपन ने कमेंट। RH किसका ज्यादा होगा? ये RH दूसरे का पहले का 4 गुना होगा, अभी निकाला था अभी पीछे, यही डाटा दिया था मैंने। और रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी? रेट ऑफ कूलिंग जो होगी ना, वो दूसरे की कम होगी और पहले की क्या होगी? RF दूसरे का कम और पहले का क्या होगा? ज्यादा। अभी पीछे पीछे किया अपन ने क्वेश्चन, कौन जल्दी ठंडा होगा?
अंबानी या तुम? बोलो कौन जल्दी ठंडा होगा, अंबानी या तुम? है ना? हाँ, तुम जल्दी ठंडे होगे। ये देखो, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, ये सब निकाला अपन ने। तो भैया ये मैंने बताया RH RF के बारे में, कौन जल्दी ठंडा होगा, कौन देर से ठंडा होगा। अब दो लॉ बचे हुए हैं इसमें, लॉ ऑफ रेडिएशन में। एक तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बचा हुआ है, एक बचा हुआ है अपना यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, और थोड़ा सा सोलर कांस्टेंट वगैरह की बातें बची हुई है। एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक सोलर कांस्टेंट वगैरह की बातें लिखी हुई है। तो कल क्लास रखिए सुबह 11 बजे में, 11:15 11:15 पे क्लास है। सुन लो मेरी बात कान खोल के, सुबह 11:15 पे क्लास है, 1.5 घंटे की है। ज्यादा से मुश्किल से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, और नहीं तो 10-15 मिनट ऊपर लग सकते है ना। तो कल अपन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, है ना। दूसरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और एक सोलर कांस्टेंट वगैरह, रेडिएशन की कुछ थ्योरी और है, वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। कल हीट खत्म, मेरा कोर्स खत्म। बहुत पढ़ा दिया तुम्हें, है ना, 3-3.5 महीने से तुम्हें पढ़ाया जा रहा हूँ मैं। तो जितना पढ़वाया मुझसे मैंने, तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, अब जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, ढंग से रिवाइज करो, क्वेश्चन करते रहो। बहुत आसान है फिजिक्स। जो बातें सिखाई गई हैं उनको बार बार अगर साल में 4 बार कर लोगे ना, 150 के ऊपर नंबर लेके आओगे फिजिक्स में, गारंटी है। ठीक है, कोशिश करी तुम्हें फिजिक्स बहुत आसान करके पढ़ाई जाए, और उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी तुम्हें। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है एक स्लाइड पीछे लेना। लो, एक स्लाइड पीछे लेता हूँ, एक स्लाइड पीछे ले दी, ये लो। और बोल बेटा। बोले एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया सर आपने, धन्यवाद। मटेरियल चेंज होने पर क्यों नहीं? चेंज हुआ होगा ना, मटेरियल अगर अलग अलग लोगे तो अलग अलग होगा। सी का भी रोल आएगा, फिर वो सी भी देना पड़ेगा अपने को। एक बच्चा बार बार बोल रहा है फ्रॉन ऑफर रिपीट कर दो, फ्रॉन ऑफर रिपीट कर दो। नहीं करूंगा। तू लेट क्यों आया? तू लेट क्यों आया? नहीं करूंगा फ्रॉन ऑफर रिपीट। अब तू वीडियो सुनना। बोले सर मैकेनिक्स से डर लगता था, अब आसान लगती है। तो बेटा इसीलिए मुझे जाना जाता है फिजिक्स में, इसीलिए मुझे पहचाना और जाना जाता है कि मैं फिजिक्स थोड़ी सी आसान कर देता हूँ। तारीफ कर रहा था अपनी, थोड़ी सी मैं तारीफ कर रहा था अपनी। बोले छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, दबाना। बोले मैकेनिक्स खत्म। शॉर्ट नोट मैं बनाऊंगा, बने हुए मतलब समय मिलेगा तो गूगल ड्राइव पे उसका अपलोड करके भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। सर आप तो 180 का जादू बताइए ना, 165 आ रहे हैं। बेटा 165 आ रहे हैं तो संभाल के रख उसको, कम मत होने दे। 165 कम नहीं होते, है ना। कई गरीबों से पूछ, है ना, जिनके 100 आ रहे होंगे, वो बोलेंगे थोड़े से हमें दे दे, है ना। राहुल प्रकाश, 165 नंबर कम नहीं होते, 180 में से इतने मेंटेन रख, बढ़ जाएंगे, 180 बढ़ जाएंगे, घबरा मत, है ना। हर टेस्ट में सेंचुरी नहीं आएगी, नहीं पड़ती। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, ये हर मैच में सेंचुरी नहीं मार पाते। इतना मेंटेन रख, बहुत है। चलो कल मिलते हैं, कल बातें करते हैं फिर। कल पहले सिलेबस खत्म करते हैं, समय बचा तो बातें करेंगे भाई। ट्यूसडे से नए बैच में क्लास है, ट्यूसडे से किसी नए बैच में क्लास होगी।